फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम उन इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो इंडिया छोड़कर, हमारे भारत देश को छोड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं। किसी भी वजह से वो जा रहे हो, चाहे जॉब के लिए या रीलोकेट हो रहे हो, वो जो भी रीजन हो। तो आपको देश छोड़ने से पहले, इंडिया छोड़ने से पहले, भारत देश छोड़ने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, या आप अगर वापस आ रहे हैं किसी और देश से इंडिया में, भारत में सेटल होने के लिए आ रहे हैं, या आप किसी और वजह से आ रहे हैं, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इस पूरे वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो मेजर जो इम्पैक्ट आता है देश छोड़ के जाने में या देश के अंदर वापस आने में, वो टैक्स ऑब्लिगेशंस और जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट होता है, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस होगा आज के इस वीडियो में। तो आपको मेरे साथ एंड तक रहना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, एंड लाइक एंड शेयर तो इसको एंड में कर ही दीजिएगा। तो जब आप हिंदुस्तान छोड़कर या हमारे देश को छोड़कर आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है? फेमा जो है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के अकॉर्डिंग आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, वो हम इस वाली स्लाइड में देखेंगे। अ पर्सन मूविंग अब्रॉड और कमिंग बैक टू इंडिया मस्ट बी कंप्लायंट विद फेमा। आप बाहर जा रहे हो या आप देश में आ रहे हो, तो आपको फेमा और इनकम टैक्स एक्ट दोनों के साथ कंप्लायंट रहना होगा। ये दोनों लॉज ऐसे हैं जो आपकी पैसे को इनफ्लो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, उसको कैसे मैनेज करना है, या टैक्स ऑब्लिगेशंस क्या आएंगी और उसमें आपको कैसे बचना है, इनकी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन से हम उसे देखेंगे। फेमा जो है वो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को गवर्न करती है, और इनकम टैक्स जो है वो सिर्फ टैक्स एस्पेक्ट को गवर्न करता है। जो भी आप इनकम अर्न करते हैं उसके टैक्स के ऊपर उसका एम्फेसिस होता है कि कहीं आप टैक्स से बचे तो नहीं है, कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं हुई है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। एंड प्लस इसका सिर्फ टैक्स बचना और टैक्स चोरी नहीं, कहीं आपने एक्स्ट्रा टैक्स को पे नहीं कर दिया है, हम वो भी देखेंगे। इसमें न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो आपसे आपसे ना तो डिपार्टमेंट ज्यादा टैक्स मांग रहा है और ना ही आप उसे कम टैक्स दीजिएगा। जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से हमें चलना है। अगर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, कंप्लायंसेस आपके फेमा के अकॉर्डिंग है, तो आप ये समझ लीजिए आपको कोई छू भी नहीं सकता है, किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, एंड कोई भी आपके हर्डल्स नहीं आएंगे देश में आने के लिए या देश से जाने के लिए। तो हमारा एम्फेसिस यही होना चाहिए, हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम चाहे जहां भी रहें, हम वहां के लोकल लॉज या हम जहां से जा रहे हैं वहां के लॉज के साथ हम कंप्लायंट रहें। So according to FEMA Act, an individual is considered a resident in India if he is present for 182 days or more in the last financial year. FEMA के अकॉर्डिंग आप रेजिडेंट हैं अगर आप 182 डेज, 182 दिन आप अगर देश के अंदर हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं उसके पहले, अगर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो आप हैं 182 डेज अगर आप प्रेजेंट हैं, तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे। एंड उस रेजिडेंट के अकॉर्डिंग आपके इनकम टैक्स एक्ट में भी जो प्रोविजंस हैं, जो फेमा एक्ट में जो प्रोविजंस आती है, वो सारा का सारा रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कौन से प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 182 डेज और मोर प्रेजेंट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो आप उससे रेजिडेंट हो जाएंगे। हाउएवर, यहाँ पे एक सब्जेक्टिव क्लॉज है। हाउएवर, this state criterion does not apply to individuals migrating for employment or for carrying on a vocation, business, or to stay for an uncertain period. Thus, in FEMA, the intention of the stay would largely determine the status. अगर आप देश छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या आप वहां किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो ये जो स्टे वाला जो क्राइटेरिया है ये अप्लाई नहीं होता है। अगर आप किसी और वजह से गए हैं तो आपका 182 डेज वाला क्राइटेरिया फेमा में लग जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको फेमा में और जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस
चेक कर लेना है, एंड फिर उस रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपकी सारी की सारी इनकम जो है वो डिसाइड होगी कि कहाँ पे कैसे कितने अमाउंट पे टैक्स होगी। एज फॉर फेमा एक्ट, अगर आप इंडियन सिटीजन हो और फेमा में देश के अंदर आ रहे हो, अभी हम फेमा की बात करें तो देश से बाहर जाने के लिए 182 डेज का क्राइटेरिया लग जाएगा, जिससे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस और बाकी की प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगी। और अगर आप वापस आ रहे हैं इंडिया में, हमारे देश में वापस आ रहे हैं, तो एज पर फेमा एक्ट, एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिटर्निंग टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन for or an uncertain period will gain the status of resident from the day they arrive in India। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रोविजन चेंज हो गया है। बाहर गए हो तो 182 डेज डिसाइड होगा कि आप प्रेजेंट थे इंडिया में, पर अगर आप अंदर आए हो, देश की सीमाओं के अंदर आ गए हो, तो आप जिस दिन से आप अंदर आए हो उसी दिन से आप, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो, बिजनेस वोकेशन के लिए आए हो, या आप अनसर्टेन पीरियड, आपको खुद को नहीं पता कि मैं कितने दिन यहाँ रहूंगा, तो आप उसी दिन से आप रेजिडेंट का स्टेटस गेन कर लेते हैं। तो आपको इसका डिफरेंस ध्यान में रखना है। FEMA allows the holder to continue holding ownership or transfer of any foreign currency, security or property acquired while the individual was classified as NRI, even after the change of status to resident and ordinary resident यानी कि ROR, और resident and not ordinary resident यानी कि RNOR। तो अगर आप जैसे देश के अंदर आए हो और उसके पहले आप NRI थे, और वो जो भी थे आप, तो अगर आपने उस समय पे जो भी वो प्रॉपर्टी बाहर रहकर बनाई है, फॉरेन करेंसी अर्न करी है, सिक्योरिटीज आपने अपने नाम पर ले ली हैं या प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं, आप उसकी ओनरशिप रख सकते हैं। डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि आप इतने इतने, जैसे ही आप देश के अंदर आते हो तो आपको ये सारी चीजें बतानी होंगी। आप अगर एनआरआई हो उसके बाद भी आप इस वाले चीज को अपने नाम पे रख सकते हो, एंड एनआरआई के बाद अगर आपका आरओआर या आरएनओआर हो जाता है स्टेटस, तो भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो होल्डिंग के लिए। अगर आप भारत देश में ही थे पहले और फिर आपके ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे कुछ आपको इश्यूज आ सकते हैं प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, वहां पे फेमा रूल्स आ जाते हैं। तो अगर आप बाहर से ही ये सारी चीजें बनाकर इंडिया आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो होल्ड करना। बट जब आप इंडिया में रहते हो तो थोड़ी सी उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं कि आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी प्रॉपर्टी अगर बाहर एक्वायर करनी है तो, या फॉरेन करेंसी रखनी है तो वो आपको फेमा के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। However, an individual returning to India should redesignate their NRE NRO bank accounts in India as resident accounts। जब आप देश बाहर जाते हो तो आपके पास जो भी अकाउंट होते हैं, आपको उसे सारे अकाउंट्स को, आपके सेविंग्स हो या कोई भी करंट अकाउंट हो, उन सबको आपको रीडेजिग्नेट कराना होगा, एनआरई और एनआरओ बैंक अकाउंट बनाना होगा। क्योंकि एनआरई एनआरओ अकाउंट पे जो टीडीएस की इम्प्लीकेशंस होती है वो हायर साइड पे होती है। तो एनआरओ अकाउंट में हायर साइड पे होती है, एनआरई अकाउंट पे भी कुछ अकाउंट्स स्पेशल अकाउंट्स होते हैं, तो इन पे जो टीडीएस की इम्प्लीकेशंस होती है ये अलग रेट्स की होती है। तो अगर आपने इनको रीडेजिग्नेट नहीं कराया, जैसे अगर आप इंडिया आ गए हो और उसके बाद भी आप एनआरई एनआरओ अकाउंट होल्ड कर रहे हो, आपने उसको रीडेजिग्नेट नहीं कराया है, नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कराया है, तो आपका जो टीडीएस है वो रेगुलर अकाउंट्स पे जो 10 या 20% अप्लाई होता है उससे ज्यादा वो 35 to 40% के रेंज में जा सकता है अगर आप एनआरई एनआरओ में हो तो। After the change of status, the tax exemption available for NRE account related incomes will not be applicable। वो तो है ही, आप जिस स्टेटस में है, चाहे आप नॉन रेजिडेंट के स्टेटस में हो, चाहे आप आरओआर के स्टेटस में हो, चाहे आप आरएनओआर के स्टेटस में हो, तो जो भी एग्जेम्पशंस आपको एप्लीकेबल होती हैं उस स्टेटस में बस वही एप्लीकेबल रहेंगी। पुरानी जो भी आप एंजॉय कर रहे थे स्टेटस चेंज होते ही वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। इसका आपको ध्यान रखना है कि पहले मुझे ये सारी एग्जाम्पशंस मिलती थी, मुझे अब भी मिलेंगी, नो सॉरी। सारा का सारा आपका जो भी डिसीजन होता है वो सारा आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इनकम टैक्स एक्ट की टैक्स इम्प्लीकेशंस पर। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे हमने फेमा में देखा था कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस जो आपका है वही इंपॉर्टेंट है।
Same is true with Income Tax Act also. Income Tax Act 1961 requires determining the residential status individually for every financial year. Yes, ये हम हर साल करते हैं, which may vary from year to year. An individual will be considered as a resident only if below mentioned basic eligibility criteria are met. तो जो मैं अभी आपको नेक्स्ट पढ़ के बताऊंगी, समझाऊंगी, या हम जैसे समझेंगे, वो अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करेंगे. सो जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे इनकम टैक्स एक्ट में. वो अभी तक जो हमने बात की थी वो फेमा के बारे में बात की थी, अब हम एक्सक्लूसिवली इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात करेंगे. Individuals present in India for more than 182 days in the current financial year. यहाँ पर हम करंट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे कि वो 182 डेज प्रेजेंट है. Individuals presence in India for 60 days or more during the current financial year. अगर वो 182 डेज है इंडिया में तो वो रेजिडेंट है. जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है इंडिविजुअल अगर 60 डेज है और 60 डेज या 60 डेज से ज्यादा है करंट फाइनेंशियल ईयर में और पिछले 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में वो 365 डेज टोटल मिलाकर होते हैं तो वो रेजिडेंट होगा. ये दोनों क्राइटेरिया अलग अलग हैं. अगर 182 डेज है तो कंफर्म वो रेजिडेंट है. 182 डेज नहीं है तो नेक्स्ट क्राइटेरिया आप लगाएंगे कि 60 डेज है क्या. अगर 60 डेज है वो ठीक है, ओके, और पिछले 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में वो मिला के टोटल मिला के 365 डेज है, ओके. अगर ये मीट होता है तो वो रेजिडेंट है. ये वाला जो क्राइटेरिया था फाइनेंस एक्ट ने जो है वो अमेंडेड 60 डे टू 120 डेज जिससे ये चेंज कर दिया है फॉर इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया. अगर इंडियन सिटीजन विजिट कर रहे हैं इंडिया को, इफ दिस इंडियन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 लाख, अगर इंडिया की जो इनकम है उनकी 15 लाख से ज्यादा है तो 60 डेज को रिप्लेस कर दिया है 120 डेज से. तो इसे हम इंडियन सिटीजन के लिए ध्यान में रखेंगे. A person classified as resident from the above would be further classified. अगर आप ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स में आप रेजिडेंट हो जाते हैं तो आपका फिर रेजिडेंट का स्टेटस का 2 फर्दर सेमी डिफरेंट क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन है. तो एक है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दैट इज ROR एंड रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दैट इज RNOR. तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे. अगर आप रेजिडेंट हैं तो the individual is present in India for more than 729 days in aggregate during the preceding 7 financial years. पिछले 7 सालों में आप 729 डेज से अगर ज्यादा है तो आप ROR हो या if classified as resident in India for 2 or more financial years out of preceding 10 financial years. अगर आप पिछले 10 सालों में दो बार या 2 बार से ज्यादा अगर आप रेजिडेंट आते हो तो फिर आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाओगे. और अगर इफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड कंडीशंस इज नॉट मेट, अगर ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मेट नहीं होती है तो आप एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्वालिफाई हो जाओगे. सो ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीजें हैं. जब भी आप इंडिया में आ रहे हो या इंडिया से बाहर जा रहे हो तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर फेमा एक्ट एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है. फेमा में आप रेजिडेंट हो जाओगे, जरूरी नहीं है आप इनकम टैक्स एक्ट में रेजिडेंट हो जाओ. फेमा में नॉन रेजिडेंट हो, जरूरी नहीं है आप इनकम टैक्स एक्ट में भी नॉन रेजिडेंट हो जाओ. तो ये दोनों की दोनों पे आपको अपना बिल्कुल बना के रखना है फोकस कि आप कहाँ पे रेजिडेंट हो और कहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या आप नॉन रेजिडेंट हो. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो इंडियन सिटीजन्स मूविंग, अभी हम जो बाहर जा रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. ध्यान रखिएगा अगर आप बाहर जा रहे हैं तो रेजिडेंट हिज स्टे इन इंडिया इज मोर देन 182 डेज, पक्का ये हो गया. सो अगर वो है रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उनकी ग्लोबल इनकम मतलब एवरीथिंग अंडर द सन, सूर्य की रोशनी में जितनी भी उनकी इनकम आ रही है, जहां जहां पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, यानी कि पूरी अर्थ से जहां से भी उनकी इनकम आ रही है, ग्लोबली जितनी इनकम आप अर्न कर रहे हैं, अगर आप रेजिडेंट हो एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के क्राइटेरिया में फॉल होते हो तो आपकी टोटल इनकम, ग्लोबल इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया. ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट
एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, आप अगर देश छोड़ के जा रहे हैं तो आपको ये पूरी इनकम टैक्सेबल है। If a status is classified as not ordinary resident, only the income earned and accrued in India will be taxable in India. अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की क्राइटेरिया में आते हो, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में फॉल होते हो, तो आप जो इनकम सिर्फ इंडिया में अर्न करते हैं, अर्न कर रहे हो या कोई ऐसा सोर्स है इंडिया में जिससे आपकी वो अर्निंग हो रही है, आप बेशक फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो बट वो अक्रू हो रही है इंडिया में, चाहे किसी भी माध्यम से, बट उसका बेस इंडिया में है, देन वो इंडिया इनकम वो इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, फिर आप नॉन रेजिडेंट क्लासिफाई होते हो। हमने रेजिडेंट की बात कर ली, ग्लोबल इनकम, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात कर ली जिसमें इनकम अक्रू एंड अराइज इन इंडिया हो रही है वो, एंड अब हम नॉन रेजिडेंट की बात करेंगे जिसमें टैक्स इम्प्लीकेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ resident, not ordinary resident status. For NRIs, only the income earned or accrued in India will be subject to income tax. For an NRI, income like any salary earned or accrued in India, rental income from house property located in India, profits and gains from business setup in India, capital gain, income from house property, shares and securities, gold, etc. of Indian origin, other sources of income like interest on savings account and fixed deposits earned in India, आप देख रहे हैं यहाँ पे सब जगह इन इंडिया है, अर्नड और अक्रूड इन इंडिया, यानी बेसिकली वो जो चीज है वो इंडिया में प्रेजेंट होनी चाहिए, उसके प्रेजेंस इन इंडिया की वजह से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, तो आपकी वो इनकम जो है वो एनआरआई के लिए वो इनकम चार्जेबल हो जाएगी, एंड उन्हें टैक्स हमारे देश में, हमारे भारत देश में ही देना होगा, चाहे वो नॉन रेजिडेंट का स्टेटस ही क्यों ना एंजॉय कर रहे हैं। सो अगर आप यूएस जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आप किसी भी वजह से जा रहे हैं, आपको सारे के सारे बैंक अकाउंट, ध्यान रखिए आप जितने भी बैंक अकाउंट्स होल्ड कर रहे हो, आप उन सारे बैंक अकाउंट्स को, जो भी सेविंग्स बैंक अकाउंट है, उन सबको आप रीडेजिग्नेट करेंगे एनआरई अकाउंट में, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। आपको उसे एनआरई अकाउंट बनाना है, और interest on NRE and FCNR account is not liable for tax in India. तो जब आप NRE को उसको डेजिग्नेट कर देते हो तो वो इंडिया में टैक्स के लिए लाइबल नहीं होता है। However, जो आप उसमें इंटरेस्ट कमाते हो, वो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन इन दी एनआरओ अकाउंट बाय अ नॉन रेजिडेंट इज फुली टैक्सेबल इन इंडिया। बाय, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपकी कोई भी इनकम का बेस इंडिया में है तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। आपका जो बेसिक फंड है, आपका अकाउंट है, वो इंडिया में मेंटेन हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दे रही है बैंक, इंडियन बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है। तो अगर इंडियन बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है तो वो फुल्ली टीडीएस के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए उस इंटरेस्ट पे आपका जो भी टीडीएस बनता है एनआरओ अकाउंट पे 33.3% वॉट एवर इट इज एज द केस में भी, तो आपको वो टीडीएस कट के आपको वो आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, आपको 26 ईयर्स में वो दिखेगा। दिस इज बिकॉज द एनआरओ अकाउंट मैनेजेस द इनकम अर्न्ड इन इंडिया बाय एन एनआरआई। Also, the individuals will have to get their residential status changed by applying to their mutual fund houses. Mutual funds में भी आपको अपना ये डिक्लेरेशन देना होगा, कोई LIC पॉलिसीज है वहां भी आप इसे इंडिकेट कीजिए। This is vital because TDS at the highest slab rate is required to be deducted before remitting any income in the form of dividend or capital gains. तो कोई भी इनकम अगर आप बाद में रेमिट कर रहे हो, अगर आपकी LIC की पॉलिसीज भी हैं जो मनी बैक पॉलिसीज होती हैं, और अगर उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन है बाय एनी चांस, तो आपको वहां भी क्योंकि आपको जब वो फंड्स रिपैट्रिएट करने होंगे तो उसमें टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। सो बिना टीडीएस के कोई भी आप इनकम को बाहर नहीं भेज सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप देश छोड़ के जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ से जो भी पैसा आप लेके जाएंगे वो सब के सब पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबल टैक्स आप उस पूरे पैसे पे कर चुके हो, तो आप बहुत उसे इजीली रिपैट्रिएट कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, इसी पर सारा फोकस है। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि आप चाहे जहां भी रहो, देश से टैक्स की चोरी कहीं ना हो।
एंड जो भी इनकम आपने इस देश के सोर्स से कमाई है उस पे आप पूरा का पूरा टैक्स एज पर द रेट्स दे के जाएं, एंड विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम इसी चीज पे फोकस रखेंगे एंड विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी हेसल्स आपको पूरा का पूरा पैसा अपना या तो ट्रांसफर करके ले जाइए या बाहर से लेके आई है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। So now we are talking about Indian citizen moving back to India from the US or from any other country. ये हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूएस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। These provisions will apply to a person moving from any part of the world. आप कहीं से भी आ रहे हो। Tax as per the Income Tax Act will become applicable based on residential status. आप जैसे ही इंडिया में एंटर करते हैं, फेमा आपको तुरंत उसी दिन से इंडिविजुअल रेजिडेंट मान लेता है। इनकम टैक्स एक्ट आपको थोड़ी सी सहूलियत देता है, 182 डेज आपका प्रेजेंस मांगता है, वो नहीं है तो 60 डेज का प्रेजेंस मांगता है, प्लस 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 इयर्स मांगता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। हमेशा अपना आईटीआर फाइल करने से पहले आपको उसे अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करके ही करना चाहिए। आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए इसमें। बेशक ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कहते हैं आप अपना आईटीआर खुद भर सकते हैं, बट मुझे लगता है जब आप इतनी स्पेशलाइज तरीके से देश के बाहर जा रहे हो और अंदर आ रहे हो, देन यू शुड ऑलवेज सीक द हेल्प ऑफ अ लीगल एक्सपर्ट या टैक्स एक्सपर्ट जो आपकी हेल्प कर सके और बिना किसी इश्यूज के आपके प्रॉब्लम्स, क्योंकि टैक्स के प्रोविजंस दे कीप चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गई देन दे विल स्टे फॉरएवर, दे कीप चेंजिंग। उसके इम्प्लीकेशंस क्या आते हैं, तो ये सारे के सारी जो एक्सपर्ट नॉलेज होती है, जैसे हम खुद डॉक्टर नहीं बन सकते अपने आप के, यू कैन नेवर प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर योर ओन सेल्फ। तो वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एंड आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी तो पर्सनल हेल्थ डेफिनेटली अच्छी होगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है देन यू शुड बी वेरी केयरफुल, एंड इसीलिए आप आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप उनकी हेल्प लीजिए। या तो फिर आप हमारे चैनल पर आईटीआर कैसे भरते हैं उसके वीडियोस भी है, एंड आप उन वीडियोस को देख लीजिए, एंड कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ लीजिए। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। सो एनी इनकम अर्न्ड और accrued outside an individual with NRI and RNOR status would be liable to pay tax only on the income earned and accrued in India. Okay, this is हम डिस्कस कर चुके हैं। Any income earned or accrued outside India or from foreign assets would not be taxable in India. Of course, कोई चीज अगर आपने बाहर कमाई है, बाहर आपने चीजें अर्न करी हैं, सैलरी बाहर सोर्स से आपने अर्न करी है, और कुछ आपने प्रॉपर्टी जो है, आपकी इनकम जो है वो बाहर के सोर्स से आ रही है, तो वो जो फॉरेन असेट्स है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगे। बट वो भी डिपेंड करता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। Individuals classified as ordinary resident in India would be subject to income tax in India even on the overseas income, and will be required to disclose the details of all the assets held by them abroad in their income tax return. ये जरूरी, अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट आते हो तो देश भर तो छोड़ दीजिए, दुनिया भर में आपने जितने भी असेट्स अगर ओन किए हैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। फिक्स्ड असेट्स की हो या लिक्विड असेट्स की हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, आपको सबकी डिक्लेरेशन देनी होगी आपके इनकम टैक्स रिटर्न में। Hence, taxpayers need to plan the disposal of assets held abroad before acquiring ordinary residency status in India to minimize the impact of income tax on overseas income. इसीलिए आपको ये वीडियो का फोकस भी यही है कि आप जब बाहर से आ रहे हो तो आई एम श्योर कि वो उस वाले देश में भी जहाँ प्रॉपर्टी है वो भी आपसे टैक्स डिमांड करेंगे। हालांकि वहां पे फिर DTAA काम आता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वहां भी टैक्स दिया है। फिर इंडिया बोलेगी आप रेजिडेंट हैं आप इंडिया में तो आप ग्लोबल इनकम पे टैक्स दीजिए, तो फिर आप फिर से उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देंगे। नो, ऐसा नहीं है। तो हमारी देश की बहुत सारी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रीटीज बनी हुई है, जिसे हम टैक्स ट्रीटी कहते हैं, तो जिसका आपको रिलीफ मिलता है DTAA में, तो आपको फिर वहां पे उसका बेनिफिट मिलेगा। बट आप ये देख लीजिए कि अगर आप दोबारा वापस वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आपको उन एसेट्स को रखना क्यों है फिर? इफ यू डोंट वांट एनी टाइम, अगर आप ये सोच कर आए हैं कि नहीं अब मुझे अपने देश में सेटल होना है, अपने
अब फैमिली के पास ही रहना है और अपने फोर फादर्स के पास ही रहना है, हमें अपनी मिट्टी में ही अब रहना है। बहुत बार ऐसी वजह होती है कि आपने खूब कमा लिया किसी और देश में रहकर एंड अब आप अपने देश वापस आना चाहते हैं। ये बहुत बार होता है, हमें थोड़ा अभी सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि अरे अपने, अब जब हम वहां सेटल है तो कौन वापस क्यों आना चाहेगा। नहीं, अपना देश तो अपना ही देश होता है एंड जो देश से प्यार होता है वो आपको दोबारा खींच के लाता ही है। ना आप बेशक कहीं भी रहे, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे अपने देश वापस जाना है, अपने अपनों के बीच जाना है। लाइफ इज सो अनसर्टेन, तो आप इसको प्लान कीजिए। दोबारा आपने जाना नहीं है तो जो असेट्स आपने जब वहां पे रहते हुए आपने एक्वायर किए, आपके बेनिफिट के लिए या आप अपने कन्वीनियंस के लिए जैसे एक्वायर करते गए, उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए एंड फिर उसके बाद आप इंडिया में आइए, या तो फिर आप अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कीजिए। इस वीडियो का पर्पस ही यही है कि आपको हम दोनों प्रोज एंड कॉन्स बता सकें। So an individual moving back to India should remember to intimate the change of residential status for all investments held in India. जब आप वापस आ जाते हो, तो जब आप गए थे तब आपने अपने बैंक अकाउंट, LIC, म्यूचुअल फंड, जहां जहां इन्वेस्टमेंट किए थे वहां सब जगह आपने बताया, क्योंकि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो रहा था। रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होने की वजह से आपके ऊपर टैक्स, जो TDS की इम्प्लीकेशंस हैं, उसके टैक्स रेट्स में फर्क होता है। जब आप तो वो अगर आप नॉन रेजिडेंट के स्टेटस में आते हो तो उस पे जो TDS की एप्लीकेशन रेट्स हैं वो अलग होती हैं। जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस पे आ जाते हो, इंडिया में आ जाते हो, तो आपकी जो रेट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है, आ रहे हो या अब जा रहे हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल। फेलियर टू गेट द स्टेटस चेंज विल लीड टू हायर टैक्स विदहोल्डिंग। परफेक्ट, यही है, टैक्स विदहोल्डिंग ज्यादा हो जाती है तो आपके हाथ में जो पैसा आता है वो बहुत कम आता है। Once the status is changed, restrictions on acquiring immovable property abroad would also become applicable. Yes, फेमा आ जाएगा पिक्चर में। फेमा में बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, लिक्विड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स एक्वायर करने के लिए आपको फेमा एक्ट को फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। फेमा एक्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट। सो आपको हमेशा अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग काम करना होगा। ये वीडियो का पर्पस ही यही है कि आप हमेशा तैयारी करते, एक शहर से दूसरे शहर भी जाना होता है तो हम कितनी सारी चीजों को प्लान करके चलते हैं। तो यहाँ तो हम वन टेरिटोरियल वाटर से लेके दूसरी टेरिटोरियल वाटर्स में शिफ्ट हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली क्रॉस बाउंड्री जो लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, लॉज एंड सारी की सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाती हैं। Now I am coming to the DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हमारे देश ने बहुत सारे देश के साथ ट्रीटी साइन की हुई है, जिसमें अगर कोई इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स है दोनों ही कंट्रीज में, तो उसमें वो रिलीफ देते हैं। आप उसका एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जो भी आप वहां पे टैक्स पे करके आए हैं उस टैक्स को आप ट्रीटी के अकॉर्डिंग आप उसका रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। तो इससे आप सेम इनकम पे दो जगहों पे टैक्स होने से बच जाते हो। सो इन केस NRI income is taxed in both the countries, India and the country of residence, tax relief from the double taxation avoidance agreement between the two countries can be sought, and this is going to make your life a bit simple. बहुत सिंपल नहीं, a bit simple। ये तो जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे सेम इनकम पे तब आपको पता चलेगा that it is of course a relief, a bit of a relief. So I hope this video was very helpful to you. अगर आप देश में हो या देश के बाहर जाना चाह रहे हो या एंटर करना चाह रहे हो, या आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो देश से बाहर जा रहे हैं, देश के अंदर आ रहे हैं, आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप उन लोगों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, सो दैट वो अपनी पहले से तैयारियां कर सकें कि वो उन्हें देश छोड़ना है, देश के अंदर आना है, तो उन्हें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कहाँ कहाँ पे इंटीमेशन देनी है। सो आप उनके साथ इसे शेयर कीजिए सो दैट दे बिकम वेल वर्ड्स, बिकॉज रिपैट्रिएशन, फंड्स रिपैट्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हो। सो आई एम श्योर यू लाइक दिस। आप लाइक और शेयर आप इसे जरूर कीजिएगा, बेल बटन को हिट कीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसे रेगुलर अपडेट, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग and thanks for being with me for so long. See you in the next video. तब तक take care. Bye bye.